अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। और आज बग्गा साहब से हमारे पास चर्चा करने के लिए ढेर सारे विषय हैं। सबसे पहले जो जॉब्स डेटा है, रोजगार के भी और बेरोजगारी के भी, जरा समझाएं सर, दोनों में से किस में खुश होना है? नहीं अनिल जी, अगर आप जॉब्स डेटा देखें उसमें अहम बात क्या है कि पिछले 2 महीने के 1 लाख से ज्यादा जॉब्स कम कर दिए। तो डेटा एक्यूरेट नहीं है, जैसे मैं कहता आया हूं कि आधे से ज्यादा कंपनीज रिपोर्ट नहीं करती हैं डेटा टाइम पे, और फिर काफी रिविजन्स हो रही हैं। तो अब क्या दिख रहा है कि लेबर मार्केट सॉफ्ट है, जॉब क्रिएशन सॉफ्ट हो रहा है अमेरिका में। वो दूसरा साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट 4.1% पहुंचा 3.9 के मुकाबले, वो 2021 के लेवल्स पे आ रहा है। तो इन्फ्लेशन घट रही है, जॉब क्रिएशन घट रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इससे क्या निष्कर्ष है कि इकोनॉमी शायद थोड़ा स्लो डाउन की तरफ है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का नंबर आया था वो भी कॉन्ट्रैक्शन जोन में आया था। पिछले हफ्ते जो आईएसएम नंबर निकल के आए जून के लिए, जो एक आप कह सकते हैं कि पहले फ्लैश आता है महीने में और फिर महीने के अंत में एक एक्चुअल नंबर आंकड़ा आता है, वो 50 से घटकर आया। तो ये सब देख के यही अनुमान लगाया जा रहा है मार्केट में कि अमेरिकन इकोनॉमी एक सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ है, क्रूज पे है और धीरे धीरे वो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ आ रही है। इसके चलते सितंबर में रेट कट की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। तो वो 78% अब प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। जो फेड फ्यूचर्स का जो उनका स्वैप कर्व होता है, ओआईएस कर्व जो रहता है, तो उसमें अब दिख रहा है कि 78% मार्केट सोच रहा है कि रेट कट आएगा सितंबर में और दिसंबर में दूसरा रेट कट आ जाएगा। फेड के जो वक्ता हैं इस हफ्ते 9 वक्ता बोलने वाले हैं। कल पावल साहब भी बोलेंगे, उनकी भी टेस्टिमनी है कल। तो 9 वक्ता इस हफ्ते बोलेंगे। वो यही कहेंगे कि अभी डेटा हमें चाहिए कुछ महीनों के लिए और अभी हम कह नहीं सकते कि रेट कट आया कि आया। बट ये जरूर उन्होंने कहा जब यूरोपियन बैंक की कॉन्फ्रेंस में पावल बोले कि हम रिस्ट्रिक्टिव हैं। और रिस्ट्रिक्टिव किस तरह से है? देखिए, अगर आपकी इन्फ्लेशन 3% चल रही है और आपका रेट जो है फेड फंड्स का रेट 5.25% चल रहा है, तो लगभग 2 से 2.25% आपका रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव में है। तो ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, एक अंकुश लगाता है कंपनीज के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये ग्लोबल बेंचमार्क है और इसके ऊपर सारे विश्व के जो डॉलर लोन होते हैं वो निर्भर करते हैं इस रेट के ऊपर। तो सरकारों से लेके ग्लोबल कंपनियों से लेके ग्लोबल कंज्यूमर्स के लिए जो जो डॉलर इकोनॉमी में है उसके लिए बहुत हाई रेट्स हैं। तो ये एक अंकुश लगा रहा है इकोनॉमी पे। लगता था कि काफी पहले इसका असर आ जाएगा। अब लास्ट जून जुलाई से 2023 से इन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, 1 साल से ज्यादा हो गया जब ये प्लेटो पे है और रेट अभी तक कटौती नहीं हुई। ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि इतने नोट छापे गए थे, लिक्विडिटी बहुत थी, वो लिक्विडिटी इकोनॉमी को नीचे नहीं आने दे रही थी। बट फाइनली लग रहा है कि एक स्लो डाउन आते दिख रहा है अमेरिका में और सितंबर में शायद रेट कट हो जाए। और आज का जहाज अनिल जी जो गया है अमेरिका, वो फ्रांस और यूके के वाया गया है। अगर सेगमेंट में टाइम मिलेगा बाद में थोड़ा उन दोनों पे भी बात करूंगा। एक तो बग्गा साहब जो फ्लाइट का बता रहे थे, वाया फ्रांस जर्मनी, बग्गा साहब कौन सा बताया? वाया फ्रांस एंड यूके अनिल जी। ये हाँ, वो दोनों के इलेक्शन से कुछ कनेक्शन? जी 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 बताएं जी। सर, समझाएं। हाँ, तो यूके का अनिल जी लेबर को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिला, वो एज पर एक्सपेक्टेशन था। बट वहां से क्या पॉलिसी बदल के आएगी वो देखना पड़ेगा। चाहे वो कह रहे हैं कि हम प्रो बिजनेस प्रो वर्कर दोनों हैं, और फिर जैसे ही वो गवर्नमेंट में टेक ओवर किया है उन्होंने सीधा ही उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आप हल मत सोचिए कि हम लेके आ सकते हैं। जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी डीप हैं और हमें टाइम लगेगा इनको रिजॉल्व करने में। तो बट ये लेबर पार्टी जो आई है, इससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस पे।
और भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो भी देखने पड़ेंगे। मिनिस्टर है इनकी पाकिस्तान की मूल की एमपी, जो 2019 में जब भारतीय दूतावास पे हमला हुआ था लंदन में, उन्होंने वहां खड़े होके कश्मीर के ऊपर स्पीच दी थी। शबाना मसूद करके, महमूद या शबाना महमूद शायद नाम है उनका, वो मिनिस्टर हैं इधर और काफ़ी पाकिस्तान मूल के एमपी रहते हैं लेबर पार्टी में। और मोस्टली क्या होता है कि भारत के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहते लेबर पार्टी के, तो देखना पड़ेगा। फ्रांस में एक हंग पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। फ्रांस का क्या है कि इलेक्शन दो तरफा होता है। पहले फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन होता है, उसमें अगर किसी को 50% वोट मिल जाते हैं तो वो घोषित हो जाते हैं विनर, नहीं तो राउंड 2 में जाता है। तो राउंड 1 में बहुत आगे थे जो फार राइट की जो पार्टी है, आरएन करके जो है, वो आगे चल रहे थे। बट राउंड 2 के लिए कम्युनिस्ट और सेंट्रिस्ट ने क्या किया कि हाथ मिला लिया और बिठा दिए कैंडिडेट्स। 200 से ज़्यादा कैंडिडेट्स, 577 उनकी सीटें हैं, 200 से ज़्यादा कैंडिडेट उन्होंने मिले जुले बना दिए। उससे क्या हुआ है कि फार राइट को डायरेक्ट मेजॉरिटी नहीं मिली और जो लेफ्ट है उसको 180 सीटें मिल गई हैं 577 में से। मैक्रोन जो है वो 150 के करीब हैं और 140 के थोड़ा ज़्यादा राइटिस्ट है। तो अब सरकार कैसी बनेगी? मिलीजुली सरकार बनेगी। मैक्रोन ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार नहीं बनाएगी, ये मत जो है उनके लिए नहीं है। बट ये हो सकता है कि सेंटर की पार्टियां लेफ्ट ऑफ थोड़ा सेंटर ऑफ लेफ्ट से और सेंटर ऑफ राइट से कुछ एमपी लेके अगर वो बनाना चाहे, बट फासला बहुत दूर है। तो लेफ्ट के लिए आसान है, उनके पास 180 सीटें हैं, तो ग्रीन्स वगैरह अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो उनको जो 240 तक सीटें चाहिए, 50-60 सीटें और मिल जाएं तो लेफ्ट वाले बना सकते हैं। बट देखिए उनका जो आज सबसे पहला बयान आया कि 2 हफ्ते में हम पैलेस्टीन को रिकग्नाइज कर लेंगे, तो उनका जो मुद्दा है वो है टैक्स बढ़ाने का और बहुत ज़्यादा खर्चा करने का और इमिग्रेशन खोल देने का। लेबर ने भी क्या कहा, जो कंजर्वेटिव्स ने बनाया था कि जो भी इमिग्रेंट आएगा वो पैसे दे रहे थे कि रवांडा में उनको हम बसाएंगे, तो उनको हम रवांडा भेजेंगे और पैसे देंगे उनको भी और रवांडा को भी अफ्रीका में। वो उन्होंने एकदम खारिज कर दिया, बोला हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसको इमिग्रेट करना है वो आए। तो सेम चीज़ ये कम्युनिस्ट है जो वेलकम करेंगे इमिग्रेशन को, और जो फार राइट था वो एंटी इमिग्रेंट था। सेंटर में मैक्रोन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह चलाया जाए प्रो इकोनॉमी, तो इकोनॉमी को क्षति है। यूरो आज डाउन है, फ्रेंच मार्केट भी आज डाउन जाएगा, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट आते हैं तो टैक्स बढ़ाएंगे और खर्चे ज़्यादा करेंगे। तो जो लिज ट्रस ने जिस तरह की बजट लेके आई थी अनफंडेड एक्सपेंडिचर की, हो सकता है फ्रांस में भी वैसा एक बजट आए और उसके चलते फ्रांस के मार्केट्स थोड़े डावाडोल हो सकते हैं। ये अहम क्यों है? यूरोप की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और यूएन में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें से फ्रांस एक है, तो अहमियत ज़रूर है इनकी। और भारत के साथ रिलेशंस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हमारे डिफेंस के करार ज़रूर हैं राफेल के और डसॉल्ट के साथ वगैरह, उसके लिए हमें चाहिए कि फ्रांस में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहे। ऑलराइट, चलिए, तो यूके और फ्रांस यहाँ पे जिस प्रकार की राजनीति उभर रही है, उसके बाद भारत के साथ रिलेशंस गोइंग फॉरवर्ड कैसे होते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी।